जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आज की चर्चा का विषय है सभी ग्रहों की दृष्टियां। अच्छा, जब हम दृष्टियां बोलते हैं तो बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं कि साहब राहु का सिर्फ सिर है, केतु का तो सिर ही नहीं है, तो उसकी दृष्टियां कैसे आएंगी। अच्छा, केतु की नहीं मानो तो राहु की भी नहीं मानते कुछ लोग। बहुत से भेद हैं। अगर ग्रह वक्री हो गया तो दृष्टि कैसे देखी जाएगी। देखो कितने कमाल का सवाल है ये भी। तो इसको देखने का ढंग थोड़ा बदल दीजिए तो समस्या खत्म हो जाएगी। दृष्टि की जगह अगर हम इफेक्ट, प्रभाव शब्द का इस्तेमाल करें कि कोई ग्रह जहां बैठता है वहां से वो अपने से इतने भाव को प्रभावित करता है, तो ये सारी समस्या ही खत्म हो गई। अब वक्री होने का भी महत्व नहीं रहा। देखने नहीं देखने, पूरी दृष्टि या वो पलट के देखेगा, ये सब समस्याएं यहाँ पे खत्म हो जाती हैं। तो हमने क्या सीखा कि जब हम दृष्टि बोलते हैं, जो कि ईमानदार तरीका था, उसमें कितने भ्रम आए कि वक्री होने पर दृष्टि कैसी हो जाएगी, पलट के देखेगा कि कैसे देखेगा, या सीधी दृष्टियां क्यों देखनी, ग्रह तो वक्री है। ये सब झंझट खत्म। तो हमने क्या समझना है, ग्रह जहां बैठा है वहां से वो किन किन भावों को अपने से कितने भाव आगे प्रभावित करता है। तो ये सब समस्याएं खत्म। लिस्ट आपके सामने है। सभी ग्रह अपने से 7वें भाव को देखते हैं पूर्ण दृष्टि से। इनकी 1/4, 2/4, 3/4 भी दृष्टियां होती हैं, यानी 25%, 50%, 75% वाली दृष्टियां भी हैं। मैं उतनी गहराई में नहीं जा रहा हूं। आमतौर पर जितना इस्तेमाल किया जाता है हम उतने की चर्चा कर लेते हैं। तो सूर्य केवल एक दृष्टि यानी एक भाव पर प्रभाव डालता है, अपने से 7वें भाव पर। चंद्र भी ऐसा ही करता है। मंगल को 2 और प्रभाव देने की सामर्थ्य है या दृष्टियां हैं, वो हैं अपने से 4थे भाव और अष्टम भाव, है ना, क्षमा कीजिए, अष्टम भाव को भी। इसी तरीके से गुरु की बात करते हैं तो वो 5, 7, 9, बुध केवल 7वां, शुक्र केवल 7वां, शनि 3, 7 और 10। तो शनि तीसरे घर को भी देखता है अपने घर से या प्रभावित करता है। राहु और केतु की दृष्टियां भी मतांतर से, इसमें कुछ बहस है, कुछ जिद है, लेकिन कुछ बुक्स में जो अवेलेबल है वो मैं आपको बयान कर रहा हूं कि मतांतर से उनकी भी गुरु के समान ही दृष्टि दी गई है। ये सभी दृष्टियां स्क्रीन पर मैंने आपको लिख दी हैं। मेन बात यह है कि केवल देख लेना ही है या उस दृष्टि की ऑन दी होल प्रभाव, उसके सामर्थ्य को हम कैसे चेक करते हैं या उसका क्या तरीका होता है। इसमें 7 पॉइंट हैं। ये सब बाल की खाल हैं, आप सब जानते हैं पहले से, लेकिन फिर भी जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए मैं ये बताए दे रहा हूं। पहला कि जो ग्रह देख रहा है यानी दृष्टा ग्रह, वो नैसर्गिक शुभ है या अशुभ है। पहला पॉइंट, यानी अगर वो ग्रह शुभ है तो उसकी प्रभाव, दृष्टि प्रभाव भी शुभ होंगे। वो अशुभ है तो दृष्टि प्रभाव भी अशुभ होगा। दूसरा, दृष्टा ग्रह भावेश के रूप में कैसा है। 6ठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी है, केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है। इस हिसाब से भी उसका प्रभाव प्रभावित करता है। ग्रह किस राशि को देख रहा है, उच्च राशि को देख रहा है, नीच राशि को देख रहा है, सम को, मित्र को, शत्रु को, ये जो 5 वैरायटी है ये भी प्रभावित होता है। चौथा पॉइंट होता है ग्रह किस ग्रह को देख रहा है, यानी उस राशि में जो ग्रह बैठा है उसे मित्र से देख रहा है, समभाव से देख रहा है कि शत्रु भाव से देख रहा है, इसका भी फर्क पड़ता है। 5वां पॉइंट होता है जो ग्रह देख रहा है यानी दृष्टा, उसका जो भाव है उसको किस भाव पर दृष्टि डालना है। बैठा तो केंद्र में है पर दृष्टि उसकी मान लो 6ठे भाव पर जा रही है या 8वें भाव पर जा रही है या 12वें भाव पर जा रही है, तो भी उसके दृष्टि का कुल जो अर्थ आएगा वो प्रभावित होगा। 6ठा पॉइंट यह है कि दृष्टा ग्रह स्वयं जिस राशि में स्थित है उसका प्रभाव भी दृष्टा ग्रह अर्जित करता है। अगर कोई भी ग्रह मान लीजिए सूर्य मकर राशि में बैठा है तो वो मकर राशि को भी अपने प्रभाव देगा, उस राशि को भी अपना प्रभाव प्राप्त होगा
और मकर राशि को भी सूर्य का, यानी वो दोनों ये राशियां जब देखते हैं दृष्टा ग्रह स्वयं की राशि का कौन सा ग्रह में स्थित है तो उससे उस राशि को भी वो प्रभावित करता है, इस हिसाब से असर करता है। 7वां पॉइंट होता है दृष्टा ग्रह स्वयं किन और शुभ ग्रहों से दृष्ट है, यानी उस पर किस ग्रह की दृष्टि है उसका प्रभाव भी वो लेगा, उसके बाद वो आगे प्रभाव भी देगा। ये बहुत मुश्किल बातें नहीं है, जब मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कोई भी नया टॉपिक कंफ्यूजिंग लगता है। लास्ट में एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दीप्तांश। तो ये दीप्तांश का कैसे देखना है, ये जरा थोड़ा लंबा एग्जांपल देना पड़ेगा, तो ये वीडियो में दूंगा जिससे कि डिटेल में समझ में आपको आ जाए। तो अब आप एग्जांपल देखें और इसका आनंद लें। पहला नियम जो हमें देखना चाहिए वो है दृष्टा ग्रह जो भी ग्रह देख रहा है वो नैसर्गिक शुभ है या अशुभ। जैसे अभी मंगल की दृष्टि अगर हम देखना चाहते हैं तो पहले हमें ये ज्ञात करना जरूरी है मंगल शुभ ग्रह है या पाप ग्रह है। तो यहां पर मंगल पाप ग्रह है, ठीक है। अगर यही बात हम शुक्र के लिए देखते हैं तो ये शुभ ग्रह है। सूर्य के लिए देखते हैं तो ये टेबल भी आपको स्क्रीन पे दिख रही है। तो सबसे पहले ये तय करना जरूरी है कि वो ग्रह जो देख रहा है उसकी अपनी सिचुएशन कैसी है, वो पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह है या शुभ ग्रह है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट देखना है वो ये कि उसका भावेश कैसा है, भावेश के रूप में, यानी वो ग्रह किन भावों का स्वामी है। जैसे अगर हम यहां शनि की बात करते हैं तो शनि 7वें और 8वें भाव का स्वामी है और ये दोनों ही भाव शुभ भाव नहीं होते। तो जब हम शनि की दृष्टि की बात करेंगे तो पहला पॉइंट था कि शनि स्वयं एक पाप ग्रह है, पाप प्रभाव डालेगा। दूसरी बात थी कि वो त्रिक भाव 6, 8वें, 12वें भाव का स्वामी भी है, यानी 8वें भाव का स्वामी है। तो इस तरह से दो हमने तरीके यहां तय कर लिए कि कोई भी ग्रह कैसा है, पहला पॉइंट। दूसरा वो किन भाव का स्वामी है। जैसे मंगल की दृष्टि की बात करते हैं तो मंगल केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का मतलब भावों के स्वामी है, तो इसलिए भावेश के रूप में मंगल शुभ हो गया। यहीं पर अगर हम चंद्र की बात करते हैं, चंद्र की दृष्टि की, तो चंद्र लगन यानी केंद्र के रूप में शुभ हो गया। यहीं शुक्र की बात करते हैं तो वो भी केंद्रेश होने के कारण शुभ हो गया। गुरु की बात करते हैं चलिए, तो षष्ठेश के कारण खराब है पर नवमेश होने के कारण वो शुभ हो गया। तो हमको ये दो चीजें यहां क्लियर हो जाती हैं। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यह है कि ग्रह किस राशि में है, यानी किस राशि को वो देख रहा है। जो भी ग्रह जिस राशि को देख रहा है वो उच्च है, उसकी उच्च राशि है, स्वराशि है, मित्र है, सम है कि शत्रु है। जैसे मंगल की पूर्ण दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है तो यहां वो अपनी स्व दृष्टि से देख रहा है, अपनी चौथी दृष्टि से उच्च राशि को देख रहा है और अपनी 8वीं दृष्टि से सम राशि को देख रहा है। तो ये मंगल की हमने क्या देखा, जहां वो देखेगा वो उसकी राशि मित्र है, शत्रु है, उच्च है, या 5 वैरायटी हैं। इन 5 में आपको ध्यान देना है। गुरु की बात करते हैं तो गुरु यहां से अपनी 5वीं दृष्टि से लग्न को उच्च दृष्टि से देख रहा है, 7वीं दृष्टि उसकी शत्रु दृष्टि है और 9वीं दृष्टि उसकी मित्र दृष्टि है। तो इस तरह से भी हमें देखना, ये तीसरा पॉइंट हो गया। एक ही कुंडली पे मैं समझा रहा हूं, है ना, आपको समझ आनी चाहिए बात कि हो क्या रहे। सभी ग्रहों की कौन कौन सी दृष्टियां होती हैं वो टेबल आपको पहले भी दिखाई है, अभी आप दोबारा भी स्क्रीन पर उसे देख पा रहे हैं। चौथा पॉइंट ये होता है कि ग्रह किस ग्रह को देख रहा है, मित्र ग्रह को, सम ग्रह को कि शत्रु ग्रह को। जैसे गुरु यहां से देख रहा है जब, तो इस राशि को देख रहा है पर वो शुक्र को भी देख रहा है और गुरु और शुक्र आपस में मित्र नहीं है, गुरु और सूर्य आपस में मित्र हैं। तो अर्थ ये हुआ कि जब गुरु सूर्य को देखेगा तो शुभ फल देगा, शुक्र को देखेगा तो उतनी शुभता नहीं आएगी क्योंकि ये उसका मित्र नहीं है। एक तरीका ये भी है। जैसे शनि 10वीं दृष्टि से गुरु को देख रहा है तो गुरु के साथ समभाव देगा, चंद्र के साथ भी समभाव देगा यानी कुप्रभाव देगा यहां,
और राहु के साथ वो मित्र भाव देगा क्योंकि राहु का वो मित्र है। तो ये आपने अब तक 4 पॉइंट देख लिए। अच्छा, 5वें पॉइंट पे ध्यान देते हैं। जो बढ़िया है वो है कि जो ग्रह देख रहा है, दृष्टा ग्रह शुभ या अशुभ जो दृष्टि डाल रहा है वो कैसी दृष्टि डाल रहा है, उसकी अपनी दृष्टि का अंदाज कैसा है। दृष्टा ग्रह किस भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहा है, वो भाव कैसा है। जैसे शनि 6ठ भाव पर दृष्टि डाल रहा है, लेकिन ये तो भाव ही अशुभ है, तो ग्रह 6ठे, 8वें, 12वें भाव पे दृष्टि डालेगा तो उसका प्रभाव अपेक्षाकृत खराब होगा। केंद्र और त्रिकोण में दृष्टि डालेगा तो उसका शुभ लाभ होगा। तीसरे और 11वें में फिर और केंद्र और त्रिकोण से कुछ कम, इस भाव में फिर कुछ और कम, और 6ठे, 8वें, 12वें में तो बुरा प्रभाव होगा। तो हमने अब तक बराबर 5 पॉइंट सीख लिए। 6ठे पॉइंट पे ध्यान देते हैं। 6ठा पॉइंट कहता है कि दृष्टा ग्रह की स्वयं किस राशि में स्थित है, वो अपनी कौन सी राशि में स्थित है। ये यहां पर सम राशि में है, न शत्रु न मित्र, तो इसका प्रभाव भी उसी हिसाब से आएगा। ये स्वग्रही होकर बैठा है गुरु, तो इसका प्रभाव इसी हिसाब से बलवान होगा। राहु यहां पर सम राशि में बैठता है तो इसी हिसाब से इसका प्रभाव होगा। सूर्य मित्र की राशि में बैठता है तो इसका प्रभाव भी ऐसे गिना जाएगा, वो यहां शत्रु दृष्टि से देख रहा है। 6 पॉइंट हो गए। 7वां पॉइंट है दृष्टा ग्रह स्वयं किन शुभ अशुभ ग्रहों से दृष्ट है। अब इस बात पे ध्यान दीजिए, अगर हम गुरु की दृष्टि की बात करते हैं, वो गुरु कहां देख रहा है, 5वीं दृष्टि से सूर्य को या शुक्र को, दोनों को, पर वो ऑलरेडी शनि से दृष्ट है, और शनि क्या है, अष्टम भाव का स्वामी है, और खराब घर में बैठ के ही खराब घर का स्वामी देख रहा है। तो गुरु की दृष्टि में शनि की दृष्टि का कुप्रभाव भी आया। इसको समझना बड़ा जरूरी है कि शनि की कुप्रभाव दृष्टि, दशम दृष्टि गुरु पर पड़ी। अब गुरु जब देख रहे हैं तो शनि की दृष्टि का प्रभाव भी लेंगे। जो ग्रह और साथ में बैठेंगे उनका प्रभाव भी गुरु पर आएगा। तो इस हिसाब से राहु के कारण भी गुरु प्रभावित हुए, शनि की दृष्टि के कारण भी ये गुरु प्रभावित हुए, तो इनका वो बहुत अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रभाव आता हुआ नहीं दिखाई देगा। ये सभी चीजों को सम्मिलित करना है। दृष्टा ग्रह के ऊपर और किन किन शुभ ग्रहों की दृष्टि है, ये पॉइंट इसके अंदर आ जाता है। तो 7 पॉइंट मैंने आपको अभी बता दिए। जो 8वां पॉइंट रह गया है उसको समझिए। उससे कहते हैं दीप्तांश। कैसे देखते हैं, हर ग्रह के कुछ फिक्स दीप्तांश हैं, जो स्क्रीन पर आपको पूरी लिस्ट दिख रही है, मैं वैसे भी पढ़ देता हूं। सूर्य के 15, चंद्र के 12, मंगल के 8, बुध के 7, गुरु के 9, शुक्र के 7 और शनि के 9। ये फिक्स हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता। अब आपको अपनी जन्म कुंडली में ये देखना है कि जो 2 ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं, यानी देखने वाला और जिसे देखा जा रहा है, उनकी राशियां छोड़ दीजिए, सिर्फ अंश ले लीजिए। जैसे 5वीं राशि में 20 अंश है तो आपको केवल 20 अंश लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप स्क्रीन पे देखिए, मैंने सर्कल डाल के आपको दिखाया कि कैसे सिर्फ अंश लेना है। तो अब नियम क्या कहता है कि जो ग्रह देख रहा है और जिसे देखा जा रहा है कि स्पष्ट अंश का अंतर दोनों ग्रहों के दीप्तांशों के अंतर, यानी औसत के अंतर, जो एवरेज निकाल लीजिए, से हर हालत में कम होना चाहिए। तो एक दीप्तांश का अंश है, 2 ग्रह दोनों को जोड़ा, आधा करा, औसत, ठीक है, ये वाला हिस्सा। एक ये वाला हिस्सा है कि 2 ग्रह दोनों की 2 डिग्रियां, उनको जोड़ा और उसको हाफ करा, औसत निकाला। अगर ये औसत जो ग्रहों के अंशों का औसत है ये अधिक है दीप्तांश के औसत से, तो प्रभाव ना के बराबर होगा। दीप्तांश का औसत अधिक आ रहा है, ग्रहों का औसत कम है, तो ये ग्रह एक दूसरे को जबरदस्त पूर्ण दृष्टि से प्रभावित करते हैं। मैं एक ही एग्जाम्पल में 3 ग्रहों की दृष्टि का एग्जाम्पल देकर आपको बताता हूं, जिससे बात आपको समझना थोड़ा सहज हो जाए। उदाहरण में अगर हम गुरु और बुध की दृष्टि का हिसाब लगाना चाहें तो हमें क्या करना है कि ये देखना है कि गुरु के स्पष्ट अंश कितने हैं, 24। बुध के स्पष्ट अंश कितने हैं, 11। जब इन दोनों को हमने आपस में घटा दिया तो ये आया
13 ठीक है। 24 में से 11 गए तो बचे 13। अब हमें इन दोनों ग्रहों के दीप्तांश को देखना है। गुरु का दीप्तांश कितना है, वो है 9 और बुध का है 7, तो दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गए 16 और 16 का आधा हो गया 8, यानी औसत आया 8। अगर डिग्री डिफरेंस 8 या इससे कम होता तो ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव जबरदस्त आता। क्योंकि दीप्तांश से बाहर है इसलिए बहुत अधिक प्रभाव नहीं आएगा, स्वदृष्टि होने के बाद भी उतना जबरदस्त प्रभाव नहीं आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। एक और बात समझ लेते, शनि की मंगल पर या मंगल की शनि पर, ये पूरी दृष्टि आ रही है। अब शनि की डिग्री डिफरेंस, डिग्रियां कितनी है 24, मंगल की कितनी है 4, दोनों को हमने आपस में घटा दिया तो ये डिफरेंस आया 20 डिग्री का 20। अब आ जाते हैं इनके दीप्तांश पर। तो शनि के दीप्तांश कितने हैं, वो है 9, मंगल के कितने हैं 8, दोनों को जमा करा 17, 2 से डिवाइड करा 8.5, औसत आया 8.5, पर डिग्री डिफरेंस आ रहा है 20। इसका मतलब मंगल की शनि पर और शनि की मंगल पर दृष्टि पड़ने के बाद भी ये कोई बहुत जबरदस्त प्रभाव नहीं कर पाएंगे क्योंकि दीप्तांश से बाहर हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मंगल की पूर्ण अष्टम दृष्टि चंद्र पर। मंगल 4 डिग्री, चंद्र 5 डिग्री, दोनों का हमने आपस में घटा के देखा तो आ गया 1। अब इन दोनों की दीप्तांश की चर्चा करते हैं। तो मंगल का दीप्तांश है 8 जो आप देख पा रहे हैं, और चंद्र का है 12, दोनों को जोड़ा हुआ 20, 20 का आधा हुआ 10। तो नियम ये कहता है कि जो औसत है वो 10 या उससे कम होना चाहिए, और यहां औसत कितना आ रहा है, केवल 1। इसका मतलब ये हुआ कि मंगल की चंद्र पर दृष्टि का ही सबसे अधिक प्रभाव आता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि वो औसत से कम है। यही दीप्तांश का तरीका है। मुझे उम्मीद है कि ये विषय आपको थोड़ा जरूर समझ में आया होगा। जिन्हें बिल्कुल ज्योतिष नहीं आती उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी मैंने जैसा संभव प्रयास किया है कि हर छोटे छोटे पॉइंट को इसमें लिख दूं जिससे कि ये विषय आपको समझना आसान हो। बहुत मुश्किल तो नहीं है, लेकिन जिन्हें बिल्कुल ज्योतिष नहीं आती उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो जरूर समझ में आएगा। अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करना चाहें तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आगे की जानकारी आपको दे दी जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।